बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने मायोलॉजी को डिस्कस किया था। उसके अंदर जो है ना स्केलेटल कार्डिक और स्मूथ मसल का थोड़ा डिस्कस किया था। रेड मसल का बताया था, वाइट मसल का निमोनिक्स बताए थे। इसके अलावा जो है ना वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन थी और फाइबर्स की बेस पे थी और फिर मसल की एक्शन पे थी। अब जो है ना वो कुछ टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को मैं जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो है ना इसकी टाइप्स वो किस तरह के होते हैं। एक होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक होती है जनाब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये अमूमन जो है ना वो कंफ्यूज कर दी जाती है। इंतहाई ईजीएस्ट वे में मैं बताऊंगा किस तरह याद करना है। अच्छा, सपोज़ करें कि ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इसको ज़ोर लगा रहा है। दीवार तो नहीं हिल रही, ये बस ज़ोर लगाई जा रहा है, इसका बाजू बिल्कुल सीधा है, तो ये हो गया आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब अगर ये जो है ना कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको टांग मारती हैं तो ये गेंद आगे की तरफ चली जाती है, तो ये हो गया आइसोटोनिक हो गया। अब क्या फ़र्क है, आइसोमेट्रिक के अंदर जो है ना लेंथ ऑफ मसल जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, लेंथ ऑफ मसल नॉट चेंज्ड। मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए, दीवार को धक्का लगाओ ना तो बाजू सीधा ही रहेगा, मसल की ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, तो लेंथ ऑफ मसल चेंज नहीं हुई। दूसरे नंबर पे जो है ना टेंशन, मतलब थकावट होगी, मतलब ज़्यादा देर तक ज़ोर लगाई रखेगा, उससे जो है ना वो टेंशन थोड़ी सी फील होना शुरू हो जाएगी मसल के अंदर। तो टेंशन जो है ना वो क्या होगी, आप कह सकते हैं टेंशन इन मसल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तीसरे नंबर पे मूवमेंट क्या होगी, दीवार को लगाओ, दीवार तो आगे नहीं जाने वाली, तो नो मूवमेंट प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में नो मूवमेंट। ठीक है, आइसोटोनिक के अंदर क्या है, ठीक है, हमने यहाँ से पीछे से टांग लानी है, यहाँ तक लानी है, तो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर फ्लेक्स करना है, तो मसल की लेंथ जो है ना वो चेंज होगी। ठीक है, मसल लेंथ चेंज होगी। दूसरे नंबर पे लेंथ चेंज होगी लेकिन टेंशन तो वही रहेगी ना जी, जिस लिहाज से पीछे से ला रहे थे उसी फोर्स के साथ हम आगे वो इस बॉल को मारेंगे ना, फुटबॉल को, तो टेंशन जो है ना वो सेम रहेगी। तो मूवमेंट क्या है, प्रोड्यूस हुई है, बॉल आगे चली गई है, तो मूवमेंट प्रोड्यूस्ड होगी। टेक प्लेस या प्रोड्यूस लिखने एक ही बात है। तो ये सिंपल सा था मसल कंट्रैक्शन के बारे में। फिर गाइस एक जो टर्म वो है टाइप्स ऑफ बर्सा के बारे में। बर्सा बेसिकली क्या है, साइनोवियल शीथ जो है ना वो एक तरफ जो है ना वो किसी टेंडन के नीचे आ जाए, मसल के नीचे आ जाए, या फिर किसी फेशिया के नीचे आ जाए, या फिर स्किन के नीचे आ जाए। तो इसकी लिहाज से हमने टाइप्स ऑफ बर्सा को ना 4 डिवाइड में किया हुआ है। एक को कहेंगे सब, अगर वो मसल के टेंडन के नीचे आ गई है तो सब टेंडेनियस। अगर वो मसल टेंडन के नीचे आई, अगर फिर मसल के नीचे आ जाए तो सब मस्कुलर बर्सा। अगर वो किसी फेशिया के नीचे आ गए, जैसे कि सब एक्रोमियल फेशिया हो गया, ठीक है, तो उसके नीचे आ जाए तो हम कहेंगे सब फेशियल बर्सा। ठीक है, और अगर वो आ जाए किसी स्किन के नीचे तो हम कहेंगे सब क्यूटेनियस। ठीक है, सब क्यूटेनियस को हमने फिर लोअर में डिस्कस किया था कि प्री पटेलर बर्सा था, फिर सब क्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा था। प्री पटेलर की वजह से हाउसमेड नी हो जाती थी, और सब क्यूटेनियस की वजह से क्लर्की मैन या माइनर्स नी हो जाती थी, वो आपको याद होगा। ठीक है, और सेम टेंडेनियस के नीचे जो है ना वो बर्सा, जिस तरह के सेमी टेंडेनोसिस के नीचे जो है ना वो बर्सा एक पड़ा होता है, यानी आपकी जहाँ पे ना बटक, जिसकी जहाँ की जिस हिप जॉइंट के ऊपर आप बैठते हैं कुर्सी के ऊपर, तो वो सब टेंडेनियस बर्सा हो गया। सब मस्कुलर की बात करते हैं, जो मसल के नीचे हो गया, वो बाइसेप फेमरस के नीचे एक बर्सा होता है ना, बाइसेप का लॉन्ग हेड होता है, उसके नीचे एक बर्सा होता है ताकि रगड़ ना लगे, बाइसेप के ना मसल के नीचे हो गया। सब फेशियल की बात है तो सब एक्रोमियल कह दें, सब एक्रोमियल फेशिया। इसका जो है ना वो प्री पटेलर बर्सा आ गया, या सब कुटेनियस इंफ्रा पटेलर। तो ये इजी सी 4 सी टाइप से मैंने कहा बता दूँ। हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं जल्दी में एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से लिख रहा हूँ। अगर आप कहते हैं तो खूबसूरत लिखाई में भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट देना जल्दी से ताकि एग्ज़ाम से पहले हो जाए। नेक्स्ट जो है ना हम कुछ क्लिनिकली ना मसल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जाता है एट्रोफी या एट्रोफी, जो भी आप कह लें। ठीक है, इसका क्या होता है, मतलब कि डी जनरेशन मसल की किसी भी तरीके से हो जाना ना, इसको हम कहते हैं एट्रोफी डी जनरेशन।
अब डीजनरेशन किस किस चीज़ से हो सकती है? या तो हो सकती है डिसयूज़ से, या फिर हो सकती है डीनर्वेशन से। मतलब वो जिस तरह आप लॉकडाउन है तो सारा दिन सोया रहे हैं, तो जो मस्कुलर बॉडी थी, जो जिम में जा के बनाई थी, वो सारे की सारी जो है ना वो डीजनरेट होना शुरू हो गई है। मसल यूज़ ही नहीं हुआ तो वो डीजनरेट ही होगा। तो इसे हम कहेंगे डिसयूज़। डिसयूज़ मतलब एक्शन ना करने की वजह। अगर फिर उसकी ना कोई नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है मसल की, खुदा ना खास्ता किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो मसल को जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो नर्व सप्लाई नहीं मिल रही, वो प्रॉपर अपना मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इस वजह से मसल की जो है ना वो डीजनरेशन होगी, उसे हम कहेंगे डीनर्वेशन। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है हाइपरट्रॉफी, और एक होती है हाइपरप्लेजिया। जिसको ये समझना ना आए बस समझो वो तो फिर ना जनरल एनाटॉमी ना ही पढ़े। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया में क्या होता है, मसल फाइबर को हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में क्या कहता है, मसल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में ये वाइवाज में पूछ लेते हैं और अमूमन बच्चों को नहीं आया होता। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में समझ लो पी से प्लेजिया, पी से पैसा लगाया है, मतलब नई चीज़ें खरीदी हैं, मसल फाइबर हमने नए लेके आए हैं। हाइपरट्रॉफी में क्या है, ट्रॉफी को बड़ा किया है, मतलब उसका साइज़ जो है ना वो हमने बड़ा किया है, कोई उसके नंबर वगैरह इंक्रीज़ नहीं किया। बस ये छोटा सा एक बताना था आपको। इसके बाद एक लफ्ज़ होती है डिस्ट्रॉफी। ये था एट्रॉफी, डीजनरेशन से डिसयूज या डीनर्वेशन की। डिस्ट्रॉफी क्या होता है, डी से डिजीज़ की वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से मसल का साइज़ अगर रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस मसल साइज़ हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर कोई भी जो है ना वो पैथोलॉजिकल कंडीशन आ सकती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो डिस्ट्रॉफी हो जाती है। उसके बाद है एज की वजह से जो है ना मसल साइज डिक्रीज़ होता है। हार्मोन जो है ना बुढ़ापे में जो कम होना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया या फिर स्टीरॉयड हार्मोन, उसकी वजह से जो है कार्डियोमायोप्लास्टी क्या होता है, ये टेक्निक है स्केलेटल मसल एज ए कार्डिक पंप। मतलब काफ मसल जो है ना वो उनको कहते हैं पेरिफेरल हार्ट, इसे ही हम कार्डियोमायोप्लास्टी कहते हैं। चलें हम लिख के बना दें कार्डियो मायोप्लास्टी। जहाँ पे प्लास्टिक का लफ्ज़ है मतलब ये कोई टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि स्केलेटल मसल फटीग वाले होते हैं, कार्डिक मसल फटीग लेस होते हैं। तो अगर कार्डिक किसी पेशेंट के अंदर जो है ना कार्डिक फेलियर होगा, उसके कार्डिक मसल काम नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, स्केलेटल मसल को इस तरह जो है ना वो बना देते हैं कि वो फटीग लेस हो जाते हैं, मतलब कार्डिक की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं कार्डियोमायोप्लास्टी। इसके अंदर मोस्टली जो है ना लेटिस्मस डॉर्साई, जो आपके स्कैपुला के ऊपर होते हैं ना, वहाँ से एक मसल लेके ना उसको दिल के जो है ना रैप कर दिया जाता है। अब वो जो है ना वो से उसको नर्व सप्लाई भी दी जाती है, ब्लड सप्लाई भी दी जाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कार्डिक मसल की तरह काम करना शुरू हो जाता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं कार्डियोमायोप्लास्टी। क्योंकि हमें पता है फिर कार्डिक जो मसल है ना वो फटीग लेस होते हैं, इनको जो है ना हर वक्त ब्लड भी चाहिए और नर्व इनर्वेशन भी चाहिए। तो 15 टाइम जो है ना, ये एक बात याद रखनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 टाइम मोर ब्लड सप्लाई देन स्केलेटल मसल और 5 टाइम मोर ब्लड सप्लाई देन जो है ना लीवर। मतलब लीवर से 5 गुना ज़्यादा इसे ब्लड सप्लाई मिलती है, स्केलेटल से 15 गुना ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो कार्डिक में मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, फिर जो होता है गैप जंक्शन होते हैं, और ये फिर कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और प्रॉपर रिलैक्सेशन करवाते हैं। ये आपको सारा का सारा फिजियोलॉजी का चैप्टर है मेरे पास। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अगर इंक्रीज हार्ट रेट हो टैकीकार्डिया होता है, अगर डिक्रीज हार्ट रेट होगा ब्रेटीकार्डिया। तो ये गाइस सारे का सारा था मसल के बारे में। इफ़ यू हैव एनी करी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी थी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जो है ना रिक्वेस्ट थी। तो पहली वाली में हमने ये मसल की थी, स्केलेटल कार्डिक, और ये वाला आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो किसी और को भी सिखाएं या शेयर कर दें या खुद उसे पढ़ा दें। काइंडली दूसरों की मदद किया जाए, कि अगर अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।